बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम करवाया गया था उसके सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन में जितने भी मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि बीपीएससी ने कौन सा क्वेश्चन किस तारीख को और कौन सी क्लास में पूछा था, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, इस आयत की लंबाई क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आयत की कि आयत होता क्या है, तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं और इसका जो कोण बनता है वो हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? तो हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, इसी को आयत कहा जाता है। और ये जो है वो आयत की ये लंबाई हुई और ये जो है वो ये आयत की चौड़ाई हुई। तो यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि ये जो लंबाई है आयत की, इसको मैंने मान लिया कि ये जो है वो यल है। क्या है? इसको मैंने यल मान लिया। और इसकी जो चौड़ाई है इसको मैंने यहाँ पर बी मान लिया। क्या मान लिया? बी मान लिया। तो अगर आयत की लंबाई यल है और चौड़ाई बी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। ये क्या हो जाएगा? यल गुणते बी हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो आयत है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब कि यल गुना जो बी है वो 30 सेमी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ये जो आयत है इसके अगर हम लोग परिमाप की बात करें कि इसका परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप होता क्या है? तो जो सारी भुजाएं हैं इसको आपस में जोड़ दीजिए, वही इसका परिमाप होगा। तो अगर ये भुजा यल है तो ये भी भुजा ये भी भुजा जो है वो यल हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये बी भुजा है तो ये भी क्या है? ये भी बी हो जाएगी। सबको आपस में जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2l प्लस 2b। यही होता है आयत का परिमाप। और यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आयत है इसका परिमाप कितना है, तो इसका परिमाप जो है वो 26 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा? यल प्लस बी। यहाँ से 2 कामन ले लीजिए, 2 कामन लेकर के जब इधर भाग देंगे तो ये 26/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? यल प्लस बी का मान हमें 13 मिल जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से यल प्लस बी का मान हमें 13 मिला। क्या मिला? हमें 13 मिला। और यहाँ पर यल गुना बी का मान हमें 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। और यहाँ से हमें लंबाई निकालनी है, मतलब कि यहाँ से हमें यल का मान निकालना है। तो क्या हम निकाल सकते हैं? बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा सोचें कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 13 हो सकता है और गुणा करने पर 30 हो सकता है, तो यहीं से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और उसके लिए भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या इनसे होकर के कोई निकाल सकता है? यहाँ से देखिए, सपोज करिए कि अगर मैं मान लेता हूँ यल का मान यहाँ से अगर 8 ले लेता हूँ तो जोड़ने पर ये 13 होना चाहिए। अगर तो मुझे बी का मान क्या लेना पड़ेगा? तो बी का मान जो है वो मुझे 5 लेना पड़ेगा। और अगर 8 और 5 का मैं गुणा करता हूँ तो क्या ये 30 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 8 पंचे कितना हो जा रहा है? 40 हो जा रहा है। मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं हो सकता। बी को देखिए, बी में दिया हुआ है 10। अगर यल का मान मैं 10 रखता हूँ तो बी का मान मुझे कितना रखना पड़ेगा कि इसका जोड़ जो है वो 13 है, तो बी का मान जो है वो हमें 3 रखना पड़ेगा। और 10 में 3 का गुणा करूँ तो क्या ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और यही दे रखा है कि यहाँ पर यल और बी का गुणा करने के बाद ये 30 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 30 हो जा रहा है और जोड़ने के बाद भी ये जो है वो 13 हो जा रहा है। मतलब कि यल का मान हमारा 10 निकल करके आ गया और बी का मान जो है वो हमारा 3 निकल करके आ गया। और यहीं पर ये यल का मान पूछ रहा है कि यल का मान क्या होगा, तो यल का मान लंबाई है और लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत लग रही होगी कि हम कैसे इसको फाइंड करें कि ये कैसे यल और बी का मान यहाँ पर कैसे 8 होगा या 10 होगा, तो इसके लिए फिर आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, आपको फार्मूले से जाना पड़ेगा। फार्मूले के लिए आपको अच्छे से पता होगा कि फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। ये वाला फार्मूला आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से आप x माइनस वाई का मान निकाल लेंगे। यहाँ से x को यल मान लीजिए और y को जो है वो b मान लीजिए।
उसके बाद यहाँ से यल माइनस वाई का मान हमें मिल जाएगा और यहाँ से यल प्लस वाई का मान दिया हुआ है। यहाँ पर दो इक्वेशन बन जाएगा और फिर यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ करके यहाँ से भी यल का मान निकाल सकते हैं। तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है ना वो आसान सा तरीका है और एग्ज़ाम में आसान तरीका ही काम आता है। ज़्यादा लेंदी करने लग जाएंगे तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज और एक वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर का एक वृत्त बना हुआ है और उसका हमें व्यास ज्ञात करना है। कैसे? तो यहाँ पर एक दिया हुआ है कि एक कोई वृत्त है और इसका हमसे व्यास पूछ रहा है और ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल एक ऐसे वृत्त के क्षेत्रफल, एक ऐसा वृत्त जिसकी की त्रिज्या 8 सेमी है और एक त्रिभुज जिसका कि क्षेत्रफल 36 पाई है, इन दोनों के योग के क्षेत्रफल के बराबर है और इसी वृत्त का हमें व्यास ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ी ही आसान सा है। कैसे? तो ये देखिए, ये वाला जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आर का मान दिया हुआ है 8, तो वर्ग कर देंगे, 8 है 64 पाई हो गया इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 36 पाई। मतलब कि ये वाला जो वृत्त है, ये वाला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और ये जो है वो इसके बराबर होगा, तो इसको आपस में जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 64 और 36 100 पाई हो गया। तो यहाँ से आर का मान निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। पाई से ये पाई कटा, आर स्क्वायर का मान कितना हुआ? 100। तो आर का मान कितना हुआ? 10। कितना हुआ? आर का मान हमें यहाँ से मिल गया 10 और ये पूछ रहा है कि व्यास का होगा। तो ये त्रिज्या 10 हुई तो व्यास क्या हुआ? इसका दोगुना हो जाएगा। तो 10 का दोगुना कितना होता है? 20 और 20 दिया हुआ है ऑप्शन बी में। इसीलिए जो ऑप्शन बी है कि वृत्ताकार मैदान का जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर का होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें यक्स का मान, यक्स की पावर -2 का मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। अर्थात इस इक्वेशन से हमें यक्स का मान निकालना है और इस यक्स का पावर -2 का मान क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसको भी बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे? तो एक चीज़ आपको अच्छे से पता होगी कि अगर कोई संख्या मान लीजिए कि यम है जिसकी घात a है और दूसरी संख्या जो है वो भी यम है और उसकी घात अगर b है और ये दोनों आपस में दोनों का गुणा किया गया है, तो इसको जो है कि हम लोग a की पावर a प्लस यम की पावर a प्लस b लिख सकते हैं। ये फंडामेंटल होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। इतना आपको पता है तो ये बड़े आसानी से कर लेंगे। कैसे? इसी के आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक चीज़ और आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर घात जो है वो -4 दिया गया है और जब घात माइनस होती है ना तो वो जो संख्या है वो 1/में हो जाती है। क्या हो जाती है? 1/में हो जाती है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से लिखिए यक्स बराबर क्या दिया है? 3/2 की घाते 2 गुणते, यहाँ से हमें माइनस हटाना है तो हमें 1/में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे इसको? 1/2, 1/2/3। जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3/2 की घाते क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ से देखिए अगर बेस जो है वो समान है तो घात क्या होगा? तो घात जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो फिर यहाँ से इसको सॉल्व करिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा? यक्स बराबर ये आपस में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 की घाते ये क्या होगा? 4 और 2 6 हो जाएगा। लेकिन हमें यक्स का मान नहीं चाहिए, हमें तो जो है वो एक्स की पावर -2 का मान चाहिए। तो यहाँ से इसको वर्ग करेंगे हम लोग फिर से, तो यक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? तो ये भी इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 3/2 की घाते 6 का वर्ग करना है हमें, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 6 है, इसका जब हम लोग यहाँ से वर्ग करेंगे तो क्या होगा? तो ये आपस में गुणा हो जाएगा करके। तो यक्स स्क्वायर का हमें मान क्या मिल जाएगा? तो यक्स स्क्वायर का मान मिल जाएगा 3/2 की पावर 12। कितना मिला? 3/2 की पावर 12 मिल गया। लेकिन हमें इसका भी मान नहीं चाहिए, हमें तो इसका मान चाहिए x की पावर -2 का। तो जब -2 का पावर मान चाहिए तो इसको हमें नीचे लेकर के आना पड़ेगा, 1/में में करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? 1/3/2 हो जाएगा।
तो जब ये नीचे आ गया 2 तो ये फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो एक्स की पावर माइनस 2 का मान हो जाएगा 2/3 क्या होगा, एक्स की पावर माइनस 2 का मान जो है वो 2/3 होगा, और 2/3 जो है वो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया हुआ है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है कि 1000 रुपये पर हमें ज्ञात करना है कि 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 4%, तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4% प्लस 4% प्लस 4 गुणता 4/100%। यहाँ से जोड़िए 4 और 4 कितना हुआ 8 हुआ, प्लस 4 चौका 16, 2 जीरो लग गया यहाँ पर, अर्थात इसका मान कितना आ गया 8.16%। मतलब कि 2 वर्ष के लिए अगर 4% से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ें तो वो कितना परसेंट बनेगा, तो ये बनेगा 8.16%। तो यहाँ से फिर 1000 का आप 8.16% निकाल दीजिए, यहाँ से 1000 गुणते 8.16/100 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 10 से गुणा करिए, ये क्या हो गया 81.6 रुपये। मतलब कि 1000 रुपये पर अगर 4% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें, ये कितना आएगा 81.6 रुपये, और 81.6 रुपये किसी में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो कोई भी बहुभुज होता है, चाहे वो 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो, 10 भुजाएं हो, 20 भुजाएं हो, चाहे कितनी भी भुजाएं हो, अगर वो नियमित है तो उसके सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। और ये कह रहा है कि इसका जो बाह्य कोण, इसका जो प्रत्येक बाह्य कोण है वो 45 डिग्री का है। कितनी डिग्री का है 45 डिग्री का है। तो भुजा कितनी है ये हमें पता नहीं है, तो मान लीजिए कि उसकी भुजा जो है वो यन है। कितनी है यन है। तो अगर भुजा यन है तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, तो प्रत्येक बाह्य कोण जो है वो हो जाता है 360/यन हो जाएगा। कितना होगा 360/यन होगा। और क्वेश्चन में दे रहा है कि 360/यन का मान कितना है, तो 360/यन का मान जो है वो 45 है। तो इसको यहाँ पर बराबर कर दीजिए, यहाँ से यन का मान निकाल लीजिए। तो यन का मान कितना हो जाएगा, यन बराबर 360/45, 9 से काटिए, 9 चौका 36, 40, 9 पचे 45, 5 अट्ठा 40, कितना हो गया 8 हो गया। यन का मान कितना हुआ 8 आ गया। मतलब कि जो बहुभुज है इसकी 8 भुजाएं हैं, जिसकी वजह से इसका प्रत्येक बाह्य कोण जो है वो 45 डिग्री का हो रहा है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। अर्थात कोई घनाकार बर्तन है जिसमें कि 480 घन सेंटीमीटर का हमें तरल पदार्थ रखना है, उसके लिए इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि ये कोई जो है वो एक घनाकार बर्तन है। यहाँ पर मैंने एक कोई ये घनाकार बर्तन बनाया, ये जो है यह एक घनाकार बर्तन मैंने यहाँ पर इसको बनाया। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो घनाकार बर्तन है इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई ये कह रहा है कि चौड़ाई जो है वो इसकी 8 सेंटीमीटर है। और ये पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि इस बर्तन में हम लोग 480 घन सेंटीमीटर का कोई भी तरल पदार्थ भर सकें। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई मैं मान लेता हूँ कि इसकी ऊंचाई जो है वो x सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसके बावजूद जो है वो यहाँ पर 480 घन सेंटीमीटर का तरल पदार्थ भरा जा सकता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बर्तन है इसका आयतन जो है वो 480 घन सेंटीमीटर के बराबर होगा। जब बराबर होगा तभी तो इसमें पूरी तरीके से भरा जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग घनाकार जो बर्तन है इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो जो घनाकार होता है उसका आयतन क्या होता है, तो उसका आयतन होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। यहाँ पर लंबाई कितना दिया है
तो लंबाई दिया है 10, चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई दिया है इसने 8, ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई हमें ज्ञात करना है h, ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 480 के बराबर। यहाँ से हल करके हम लोग h का मान निकाल सकते हैं। जीरो से ये जीरो कटा, 4 से काटिए, 8 से काटिए, 8 छक 48, h का मान कितना निकल करके गया, h का मान जो है वो 6 निकल करके आ गया। अर्थात ये जो घनाकार बर्तन है इसकी ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब जाकर के हम लोग इसमें 480 घन सेंटीमीटर का तरल पदार्थ भर सकते हैं। और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑप्शन सी में, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही आसान सा है, कैसे इसको करेंगे। तो मान लीजिए कि जो संख्या है उसको मैंने मान लिया कि वो यक्स है, क्या है, यक्स है, और ये कह रहा है कि संख्या का 4 गुना 60 से ही उतना कम है। तो संख्या का यहाँ से 4 गुना कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x। और ये कह रहा है कि 60 से ये संख्या उतना ही कम है, कितनी कम है, तो यहाँ से 60 से इसको मैं कम कर देता हूँ। और ये कह रहा है कि उतनी ही कम है जितनी कि 7 गुना 61 से अधिक है। तो संख्या का 7 गुना करना है, तो संख्या मैंने यक्स मान रखी है, तो यहाँ से इसका 7 गुना कर दिया। और ये कह रहा है कि 61 से उतनी ही अधिक है जितनी कि 60 से ये कम है। तो यहाँ से इसमें से 61 हम लोग घटा देंगे और इनको दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, और ये यहाँ पर हमारा इक्वेशन बन करके तैयार हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग यक्स का मान फिर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिए, ये कितना है 60x माइनस का ये है 4x बराबर में ये क्या है 7x माइनस का 61। यहाँ से माइनस का 4x है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4x, तो ये क्या हो जाएगा 7 और 4 11x। और ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 11x बराबर क्या हो जाएगा 60 और 61, ये हो जाएगा 121। x का मान कितना होगा, ये 11 से 121 कटेगा तो ये हो जाएगा 11। तो x का मान कितना हो गया, तो x का मान जो है वो 11 निकल करके आ गया। और 11 दिया हुआ है संख्या कहाँ पर, तो 11 दिया हुआ है ऑप्शन ए में, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर अगर आपको इक्वेशन ना बनाना है तब भी इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे, तो ऑप्शन से कोई भी ऑप्शन उठाइए, कोई भी, जैसे कि ऑप्शन ए को ही लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि संख्या जो है वो इसका 4 गुना 60 से उतना अधिक है। तो मान लीजिए कि संख्या जो है वो 11 है, तो 11 का 4 गुना करिए, 11 का 4 गुना करेंगे तो क्या होगा 44 होगा। और ये कह रहा है कि 60 से उतना ही कम है, तो 60 से इसका कम कितना है निकालिए, तो 60 से कितना कम है, ये 16 कम है। फिर आगे कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि इसका 7 गुना, संख्या का 7 गुना 61 से उतना ही अधिक है। तो संख्या का 7 गुना करिए, तो 11 जो है इसका 7 गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 77 हो गया। और ये कह रहा है कि 61 से उतना ही अधिक है, तो इसमें से 61 घटाइए, 61 घटाएंगे तो कितना होगा, ये 16 होगा। मतलब कि इक्वेशन क्या है, आपस में दोनों जब बराबर हो गए, मतलब कि ये इक्वेशन जो है वो सही होगा, अर्थात जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 3/4 है। कितनी है, 3/4 है। यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर की है तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए कि आयत जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। तो सपोज़ करिए कि ये एक आयत है, क्या है, यह एक आयत है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है ना उसकी लंबाई की 3/4 है। तो यहाँ से लंबाई को मैंने मान लिया कि जो लंबाई है इसकी वो जो है वो 4x है। कितनी है, 4x इसका मान लिया मैंने कि इसकी लंबाई जो है वो 4x है। अगर लंबाई इसको मैंने 4x मान लिया तो चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई जो है वो इसकी 3/4 होगी। तो यहाँ से इसका 3/4 निकालिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। अच्छा, मैंने इसकी लंबाई 4x क्यों मानी, मैंने इसकी लंबाई 4x बस इसीलिए माना ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन ना बढ़े। आप कुछ भी माने, आप x मानेंगे तभी मान निकल करके आएगा, ABCD 16 32 कुछ भी मानेंगे मान निकल करके आएगा इसका। बस मैंने सिर्फ 4x इसलिए माना ताकि कैलकुलेशन मेरी ना बढ़े। तो यहाँ से मुझे मेरी लंबाई मिल गई 4x और इसकी चौड़ाई कितनी आ गई, 3x आ गई। और ये कह रहा है कि आयत का परिधि अर्थात आयत का परिमाप जो है वो 546 है। तो
आयत का परिमाप क्या होता है, तो लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई का 2 गुना जो होता है वो आयत का परिमाप होता है। तो यहाँ से निकालिए, यल का मान कितना है हमारा 4x है और बी का मान कितना है 3x, इसको 3x इसमें से जोड़ दीजिए और ये इसका मान पूरा कितना है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 546। यहाँ से इसको सॉल्व करिए, 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठा 16, 2 तिहाई 6, सॉरी 2 तिहाई 6, कितना हुआ 273 हुआ कितना, और इसको जोड़ दीजिए 4 और 3 7 यक्स हो गया। भाग दीजिए 7 से, यक्स का मान कितना होगा 7 तिरिके 21, 7 तिरिके 21 और 7 निमा 63, यक्स का मान कितना निकल करके आ गया, यक्स आ गया। तो यहाँ से लंबाई निकल जाएगी, कितना होगा, तो 39 गुणते 4, कितना होगा 4 निमा 36 को 6, 3 4 तिहाई 12 और 3 15, इसकी लंबाई कितनी हो गई 156, कितनी हुई 156। चौड़ाई कितनी होगी, तो 39 गुणते 3, गुना करिए 3 नमा 27, 7 2 3 तिल के 9 और 2 11, इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 117। लंबाई देखिए यहाँ पर दिया है 156, लेकिन चौड़ाई जो है वो 110 दिया हुआ है। चौड़ाई यहाँ पर 117 दिया है लेकिन लंबाई इसकी 150, मतलब कि यहाँ पर 156 और से 117 कहीं पर नहीं दिया गया है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन ई है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 187 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 3:4:5 के अनुपात में है, तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी होगी। अर्थात उस बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान सा है, कैसे चलिए देखते हैं। यहाँ पर 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के हैं और यहाँ पर अनुपात दे रखा है कितना 3:4:5 है। यहाँ पर इसने अनुपात दे रखा है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि ये सिर्फ जो है वो 1 रुपये के 3 ही सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 ही सिक्के हैं और 10 पैसे के 5 ही सिक्के हैं, ऐसा मैं मान ले रहा हूँ अपने मन से। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर हमें जो है वो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अगर 3 सिक्के 1 रुपये के होंगे तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे हमारे 3 रुपये हो जाएंगे। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे हमारे, तो कितने रुपए होंगे 2 रुपये होंगे, कितने हो जाएंगे 2 रुपये होंगे। अगर 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो ये कितना होगा, तो ये जो है वो 50 पैसा होगा, मतलब कि 0.5 रुपये हमारा हो जाएगा। तो अगर 3, 4 और 5 सिक्के होते तो कितने रुपया बनता हमारा, तो ये बन जाता 3 और 2 5, 5.5 रुपये बनता। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में दे रखा है कि ये बन रहा है 187 रुपये, कितना बन रहा है 187 रुपये, मतलब कि ये जो 5.5 रुपये हैं ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर होना चाहिए 187 के, किसके बराबर होना चाहिए 187 के बराबर होना चाहिए। अर्थात एक किसके बराबर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 187 बटे में 5.5 के, दशमलव हटाना है तो 10 से ऊपर मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया। यहाँ से इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 5 से 11 से काटिए तो ये 5 हो जाएगा, 11 से काटेंगे तो ये क्या होगा 11 का 11 और ये हो गया 7, क्या हुआ ये हुआ 7 हो गया। 5 से इसको काटेंगे तो ये क्या हुआ 2, 17 दूना के 34, मतलब कि एक का मान कितना आ गया हमारा 34 आ गया, कितना आ गया एक का मान हमारा 34 आ गया। और हमें सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ सब में आप 34 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ इसी को मैंने यहाँ पर सिक्का मान रखा था। तो यहाँ से 4 से गुणा करेंगे यहाँ पर 34 में और 5 से गुणा करेंगे यहाँ पर 34 में। तो 3 से गुणा करिए, 3 चौका कितना होगा 3 चौका 12, 1 3 तिल के 9 और 1 10, 102 सिक्के होंगे 1 रुपये के, 102 सिक्के होंगे 1 रुपये के। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, ये हो सकता है। लेकिन आगे भी चेक करिए क्योंकि इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं वाला भी ऑप्शन है। तो दूसरा यहाँ से चेक करिए, 4 से गुणा करिए तो 4 चौका 16 हुआ, 4 तिहाई 12 और 1 ये 13 हुआ, 136 हुआ। 50 पैसे के सिक्के 136 दिया हुआ है ऑप्शन सी में। इसके बाद इसको भी गुणा करिए एक बार के लिए, तो 5 चौका 20, 2 हुआ, 5 तिहाई 15 और 2 17 हुआ, 170, मतलब कि 10 पैसे के सिक्के जो हैं वो 70 दिए हुए हैं और ये तीनों दिए हुए हैं ऑप्शन सी में, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या
40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अगर त्रिज्या को 40% बढ़ाएं तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा वो पूछ रहा है। तो ये भी बहुत ही आसान सा है। कैसे? तो त्रिज्या कह रहा है कि 40% बढ़ाएं, तो 40% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 मान लीजिए कि 100 सेमी की त्रिज्या है उसकी, तो ये बढ़ करके 40% बढ़ करके ये हो जा रही है 140 की। कितने की? 140 की। मतलब कि अगर यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो ये 2 से काटेंगे तो ये 5 हुआ और ये 7 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर त्रिज्या 7 की रही हो तो 40% 5 की रही हो तो 40% बढ़ाएंगे तो ये जो है वो 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। मतलब कि पहले त्रिज्या 5 थी, अब त्रिज्या जो है वो 7 हो गई। तो आपको अच्छे से पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर त्रिज्या यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो क्षेत्रफल कितना होगा? ये होगा 5 पच्चे 25 का पाई, और ये बढ़ करके 7 हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या होगा? तो 7 49 पाई। कितना होगा? 49 पाई होगा। मतलब कि पहले क्षेत्रफल इतना था, अब क्षेत्रफल जो है वो इसका इतना हो जा रहा है। तो ये कितने परसेंट बढ़ गया? तो यहाँ से इसका निकाल लीजिए, पाई से यहाँ से पाई से काट दीजिए। यहाँ से देखिए 25 से ये 49 हो जा रहा है, मतलब कितना बढ़ गया? 24 बढ़ गया। कितने में बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 25 में। यहाँ से इसको परसेंटेज में बदलिए तो 100 से गुणा कर दीजिए। 25 से काटेंगे तो ये 4 हुआ। 24 में 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हुआ? 96%। मतलब कि अगर त्रिज्या 40% बढ़ाएंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 96% बढ़ेगा, और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये सही होगा। अगर ये वाली जो बेसिक सी कैलकुलेशन है अगर ये समझ में आपको नहीं आती है तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर त्रिज्या 40% बढ़ा रहा है तो इसके लिए फार्मूला होता है कि जो त्रिज्या है उसको 2 गुना करिए, फिर उसमें त्रिज्या के स्क्वायर में 100 से भाग दे करके इसको जोड़ दीजिए, और यही जो होता है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। इसको आप अगर याद रख पाते हैं तब भी इसको आप कर पाएंगे, नहीं तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो फिर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े ही आसानी से इसको आप निकाल ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो शुरुआत की जो 5 अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग पूछ रहा है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो है 2। इसके बाद कौन सा आएगा? तो इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 10 11 है, 11 के बाद कौन सा है? 13 है, 13 के बाद कौन सा है? 17 है। और ये कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो इसमें से 5 अभाज्य संख्याएं ले लीजिए शुरुआत के, 1 2 3 4 और 5। ये 5 संख्याएं हो गई, इनका योग पूछ रहा है तो इसको जोड़ दीजिए। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 और 10 28। कितना योग हो गया इसका? तो इनका योग हो गया 28, और 28 दिया हुआ है ऑप्शन बी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं और इनका एलसीएम 2400 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है और इसका एलसीएम दिया हुआ है 2400, तो इसका पूछ रहा है कि एलसीएफ का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है 3:4:5। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को मैं मान लेता हूँ कि पहली जो संख्या है इसको मैंने मान लिया कि 3x है, दूसरी जो संख्या है इसको मैंने मान लिया कि ये 4x है, जो तीसरी संख्या है इसको मैंने मान लिया कि ये 5x है। यहाँ पर संख्याओं को मैंने मान लिया कि ये जो है वो 3 संख्याएँ हैं। इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ से निकालिए, 3x दिया हुआ है तो पहले 3x हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद 4x से भी कटना चाहिए, तो 4x के लिए हम लोग क्या करें, 4 से अगर लिख लेते हैं तो ये 4x से कट जाएगी। फिर इसके बाद 5 से गुणा कर दें हम लोग तो ये 5x से भी कट जाएगा, तो ये जो है वो इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आया? 5 चौका 20 और 20 तिहाई 60। कितना आया? 60x जो है वो इसका एलसीएम आ गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि इन 3 संख्याओं का एलसीएम जो है वो 2400 है। कितना है? 2400 है।
इसका मतलब कि जो 60 यक्स है ये 2400 के बराबर होने वाला है। किसके? 2400 के। तो यहाँ से हम लोग यक्स का मान निकालेंगे। 0 से 0 कटा, 6 चौका 24, कितना हुआ? यक्स का मान हमें मिल गया 40। कितना मिल गया? 40 मिल गया। और यहाँ क्वेश्चन में एचसीएफ पूछ रहा है कि ये जो तीन संख्याएं हैं इनका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो इन तीन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देखें तो इसमें से क्या मिलेगा, तो इसमें से मिलेगा आपको यक्स। और देखिए और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसमें कॉमन हो। एचसीएफ का मतलब यही होता है कि ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो कि सभी संख्याओं को विभाजित कर पाए। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ यक्स ही है जो कि इन सभी को विभाजित कर पाएगी। तो इसलिए क्या हो गया इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ हो गया यक्स। और यक्स का मान जो है हम लोगों ने पहले से निकाल रखा है कितना, तो यक्स का मान हमें 40 मिला हुआ है, अर्थात इसका एचसीएफ कितना होगा, 40 होगा। और 40 दिया है ऑप्शन ए में, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा, अर्थात इसमें इससे भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा वो पूछ रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान सा है, भाग दे लीजिए 4.036 बटा में 0.04। यहाँ से दशमलव हटाएं तो ये क्या हो जाएगा, 4036 बटे में 40। क्यों? क्योंकि यहाँ से 3 अंक जाएगा दशमलव और यहाँ से जाएगा 2 अंक, तो यहाँ से 3 अंक गया तो 2 अंक जाएगा तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। 4 से काट लेते हैं हम लोग, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, कितना हुआ, 4 एकम 4, 0 हुआ, फिर 0 गया, 4 निमा 36 बटे में 10। यहाँ से एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो ये क्या मान हो जाएगा, 100.9। कितना मान आया, 100.9 आया। और 100.9 जो है वो ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.00216 का घनमूल क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें घनमूल निकालना है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, हर एक ऑप्शन में सिर्फ एक ही संख्या दी गई है 666, और आपको अच्छे से पता भी है कि जो 216 होता है इसका अगर घनमूल निकालेंगे तो हमें 6 मिलेगा। बात यहाँ पर अटक रही है दशमलव की, कि दशमलव हम कहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए दशमलव का क्या है कि जब घनमूल निकालते हैं तो वहाँ पर तीन संख्याओं का एक जोड़ा बनाया जाता है। कितने का? 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाया जाता है घनमूल में, और वर्गमूल में 2 संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है। किसके लिए? तो दशमलव के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.0000216। तो 3 का जोड़ा बनाइए, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो ये एक जोड़ा बना और ये एक जोड़ा बना। कितने बने? कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बने। मतलब कि जो दशमलव है वो 2 अंक पर लगने वाला है। कितने अंक पर? 2 अंक पर लगने वाला है। और आपको अच्छे से पता है कि 216 का मान कितना होता है, 6 होता है। तो एक 0 लगा देंगे और ये हमारा मान निकल करके आ जाएगा 0.06। और 0.06 दिया है ऑप्शन बी में, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या उसमें से निकाली गई थी। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, कैसे करेंगे। तो ये कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। 27 जो है वो एवरेज दिया हुआ है। तो अगर 5 संख्याओं का औसत 27 है तो कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 गुणते 5। 5 से गुणा करिए, 5 सत्ता 35, 3 5 दूना के 10 और 3 13, कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। और ये आगे कह रहा है कि एक संख्या हटा दी जाए, अर्थात संख्याएं 5 हैं, इनमें से एक कम कर दिया जाए, मतलब कि संख्याएं 4 कर दी जाएं, तब इसका औसत जो है वो 25 हो जाता है। कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो अगर 4 संख्याओं का औसत 25 है तो कुल संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये हो जाएगा 25 गुणते 4। 4 से गुणा करिए, 25 चौका 100, कितना हो गया, 100। यहाँ पर देखिए 5 संख्याओं का योग हमें कितना मिला, 135। 4 संख्याओं का योग कितना मिला, 100। तो 4 संख्याओं का योग 100 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी, तो इसमें से इसको हम लोग घटा लेंगे। तो 135 में से 100 घटाएंगे तो कितना हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 35। अर्थात जो संख्या इसमें से हटाई गई थी एक, वो कौन सी थी, तो वो थी 35, 35। और 35 दिया है ऑप्शन सी में, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका माध्य क्या होगा।
माध्यक का मतलब कि इनका मीडियन क्या होगा, इनका मीडियन या मध्यिका क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो मध्यिका निकालने के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो आंकड़ा दिया गया है इसको असेंडिंग या असेंडिंग आर्डर में लिखा जाता है, उसके बाद इसके बीच की संख्या ढूंढी जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग असेंडिंग आर्डर में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर दिख रही है 29। कौन सी है, 29 है। इसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है, इससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, तो ये है यहाँ पर 36, अरे 33 है, 33 है, 33 है। 33 के बाद कौन सी है, तो 33 के बाद यहाँ पर 34 है। कौन सी है, 34 है। 34 के बाद यहाँ पर 41 है। कौन सी है, 41 है। 41 के बाद कौन सी संख्या है, तो 41 के बाद यहाँ पर 47 है। 47 के बाद कौन सी है, 47 के बाद फिर 69 है, 69 है। ये जो है संख्याएं दी गई हैं और इसको हम लोगों ने असेंडिंग आर्डर में लिख लिया है और इसी में से बीच की संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा, एक चीज़ आपको अच्छे से पता होगी कि मीडियन ज्ञात करने के लिए जब संख्याएं जो हैं वो विषम दी हुई होती हैं तो इसमें जो है वो विषम संख्याओं का आधा, विषम संख्या जो दी होती है उसमें एक जोड़ करके उसका आधा कर दिया जाता है और जो पद आता है वही जो है उसका मीडियन होता है। लेकिन जब संख्याएं दी गई हैं वो सम होती हैं, जब इवेन दी गई होती हैं तब क्या किया जाता है कि जो इवेन संख्या है उसमें 2 से भाग दे दीजिए, जो पद आता है इसके बाद वाला पद, मतलब कि n+1 बटा में दूसरा पद, ये जो दोनों पद हैं इन दोनों पदों का औसत निकाल दिया जाता है और वही जो है वो उस सीरीज़ का मीडियन मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या सम दी गई है, 1 2 3 4 5 और 6। पदों की संख्या कितनी है, 6 है, जो कि एक सम संख्या है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से इसको मान निकालना पड़ेगा। तो संख्या 6 है तो 6 में 2 से भाग दीजिए, कितना हुआ, 3। मतलब कि हमारे पास तीसरा पद होना चाहिए और इसके आगे वाला एक पद होना चाहिए। तो इसके आगे वाला कौन सा है, चौथा पद ये है। और ये 2 पद हमें मिल गए, इन 2 पदों का हम औसत निकाल लेंगे तो इसका हम लोगों को मीडियन मिल जाएगा। तो इसका औसत निकालिए, 34 + 41 बटे में 2, 4 और 1 5 हुआ, 4 और 3 7 हुआ, बटे में 2 75 हुआ। 75 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 37.5 होगा। मतलब कि इसका मीडियन कितना हमें मिल गया, 37.5 मिल गया इन आंकड़ों का। और 37.5 दिया हुआ है ऑप्शन सी में, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो इनका एलसीएम क्या होना चाहिए, अर्थात इनका लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर दिया है दो सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कोई भी संख्या कॉमन न हो, ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर ये जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पर कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और अगर ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी तो इनके बीच में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी तो इसका हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका गुणनफल जो है वो कितना है, तो इनका गुणनफल जो है वो 117 है। कितना है, 117 है। अर्थात हमारा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना निकल करके आ जाएगा, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो 117 हो जाएगा। और 117 दिया है ऑप्शन बी में, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर ये इक्वेशन दिया गया है, इसमें से यक्स का मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये दो नंबर्स दिए गए हैं, तो पहले इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़िए, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/में यक्स बराबर में 4। इसको जोड़िए तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, ऊपर आएगा 2, ये हो जाएगा 3, कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 5/6। क्या बचा है, तो प्लस का 1/में यक्स बचा है और बराबर में 4 बचा है। ये संख्या है तो इसको इधर लेकर के आ जाते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 1/में यक्स बराबर में 4 माइनस 5/6। यहाँ से गुणा करिए, 6 चौका 24, 24 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, 19/6 हो गया। कितना हो गया, 19/6 हो गया। अर्थात 1/में यक्स का हमें मान कितना मिल गया, 19/6 मिल गया।
और हमसे ये यक्स का मान पूछ रहा है, तो यक्स का मान निकालना है तो इसको उल्टा कर देंगे हम लोग। तो यक्स का बराबर क्या हो जाएगा, तो यक्स के बराबर हो जाएगा 6/19। कितना होगा, 6/19 हो जाएगा। और यक्स का मान ही हमसे पूछ रहा है और 6/19 दिया हुआ है ऑप्शन ए में, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गए हैं। इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए हैं। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी, कक्षा में कितने छात्र हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो ये भी बड़े आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टूडेंट जिसका नंबर जो है वो 63 के बजाय जो है वो 83 दर्ज कर लिया गया है गलती से। तो अगर गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज कर लिया गया है तो कितना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 ज़्यादा नंबर जो है वो गलती से दर्ज कर लिए गए हैं। और ये 20 ज़्यादा गलती से दर्ज किए जाने के कारण इनके औसत जो अंक हैं, जो इनका एवरेज है, इसमें 0.5 की वृद्धि हो जा रही है। कितने की, 0.5 की वृद्धि। मतलब कि ये जो 20 है, जो 20 अंक है, इनको जब सब में बराबर बराबर बांटा जाता है तो मान कितना आ जाता है, 0.5 आ जाता है। यही तो मतलब हुआ औसत में वृद्धि होने का। औसत में वृद्धि होने का मतलब ही यही होता है कि सभी को जो है वो बराबर बराबर वो बांट दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं 20 हैं और इसको सभी बच्चों में बांट दिया गया। तो सभी बच्चों को मान लेता हूँ मैं कि सभी बच्चों की संख्या जो है वो n है। कितनी है, n है। और जब सभी बच्चों में बांटा जाता है तो इसके औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। कितने की, 0.5 की। तो क्या यहाँ से हम लोग n का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। n का मान क्या होगा, तो n का मान हो जाएगा 20/में 0.5। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ से काटिए 5 से, 5 चौका 20, n का मान कितना मिला हमें, 40 मिल गया। अर्थात कक्षा में बच्चों की संख्या कुल कितनी हुई, तो कक्षा में बच्चों की संख्या कुल जो है वो 40 निकल करके आ गई। और 40 दिया है ऑप्शन बी में, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें यक्स का मान क्या होगा। इसमें हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन दी गई है इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट अगर पता हो तो। वो कंसेप्ट कौन सा है कि मान लीजिए कि कोई संख्या यम है, इसकी घात ए है, और दूसरी संख्या भी यम है और इसकी घात बी है, और ये दोनों अगर आपस में बराबर हों तो इनके जो घात हैं ये भी आपस में बराबर हो जाते हैं। बस ये इतना छोटा सा कंसेप्ट अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। इसी कंसेप्ट का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे और यक्स का मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यक्स, यहाँ पर 5 की घाते यक्स प्लस 3 दिया गया है और यहाँ पर 25 की घाते 3x माइनस का 4 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस जो है वो बराबर नहीं दी गई है। अगर बेस बराबर होती तो इसकी घात को हम लोग यहाँ से बराबर कर लेते और हमें आंसर मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका जो बेस है इसे हम लोग यहाँ से बराबर कर लेते हैं। इसको बराबर करिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 5 का वर्ग है। क्या है, ये 5 का वर्ग है। तो 25 को हम लोग 5 का वर्ग यहाँ से लिख सकते हैं, और जब 5 का वर्ग लिखेंगे तो ये बेस बराबर हो जाएगा। कैसे, यहाँ से देखिए लिखते हैं इसको। 5 की घाते क्या दिया है, यक्स प्लस 3 बराबर में ये 25 को हम लोग 5 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका घात कितना दिया है, तो इसका घात दिया हुआ है 3x माइनस का 4। कितना दिया है, 3x माइनस का 4। अब देखिए यहाँ से बेस दोनों का आपस में बराबर हो गया। जब बेस बराबर हो गया तो यहाँ से घात को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से घात को बराबर करिए और x का मान निकाल लीजिए। तो x प्लस 3 बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से गुना करिए, x प्लस 3 बराबर ये क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6x माइनस का 4 दूना के 8। 6x इधर है और x इधर है, तो इधर x को इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 का x हो जाएगा। इधर माइनस का 8 है तो जाएगा, तो इधर प्लस का 8 हो जाएगा। तो और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अर्थात x का मान हमें कितना मिला, 11/5 मिल गया। और x का मान ही हमें ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, कितना मिला, 11/5। और 11/5 दिया है ऑप्शन ए में, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1210 रुपये को
ए, बी और सी के बीच विभाजित किया गया ताकि ए अनुपाते बी 5:4 और बी अनुपाते सी 10:10 हो, तो सी को कितनी राशि मिलेगी। सी को इस घटना में कितनी राशि मिली है वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी बहुत ही आसान सा है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी का अनुपात जो है वो 5:4 है। कितना है, 5:4 है। और इसी क्वेश्चन में दिया है कि बी और सी का जो अनुपात है ये है 9:10। कितना है, 9:10। और यहाँ पर जब क्वेश्चन में सेम है ए और बी और सी, तो बी का जो मान होना चाहिए, जो बी को मिला हुआ राशि है वो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 मिली है, यहाँ पर 9, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसे हमें जो है वो बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो 4 में 9 से गुणा कर दीजिए और 9 में 4 से गुणा कर दीजिए, तो बराबर होकर के ये 36 हो जाएगा। अगर 4 में यहाँ से गुणा करते हैं तो 4 में हमें यहाँ से भी गुणा करना पड़ेगा। अगर 9 हम यहाँ से गुणा करते हैं तो 9 का हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 9 से गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 हुआ और ये 36 हो गया और ये 10 जहाँ में 40 हो गया। मतलब कि ए, बी और सी का अनुपात हमें यहाँ पर मिल गया 45, 36 और 40 का। और ये कह रहा है कि 1210 रुपये को बांटा जा रहा है, तो इसमें सी का मान कितना होगा। तो सी को कितना मिलेगा, तो सी को मिलेगा 40/45 प्लस 36 प्लस 40 गुणते 1210। कितना मिलेगा, 1210। इतना ही तो मिलेगा। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जोड़िए इसको। 6 कितना है, 6 और 5 11, 11 को 1, 5, 3 8, 8 और 4 12, 8 और 4 12, कितना 121 हो गया। 40/121 गुणते ये कितना है, 1210। इसको यहाँ से सॉल्व करिए। 121 से ये कटेगा 10 बार में, कितनी बार में, 10 बार में। कितना हुआ, 10 गुणता 40 बराबर में 400। अर्थात सी को कितनी राशि मिलेगी, सी को मिलेगी 400 रुपये। और 400 रुपये दिया हुआ है ऑप्शन ए में, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ने में कितना समय लगेगा। अर्थात कोई धनराशि है, उस पर 5% का साधारण ब्याज दर लगाया जा रहा है, तो वो कितने समय में 40% तक बढ़ जाएगी, ये पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सा है। कैसे, तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो धनराशि है वो 40% तक बढ़ जानी चाहिए। अर्थात अगर धनराशि हमारी 100 रुपये रही हो तो ये बढ़ करके 140 रुपये हो जानी चाहिए। और यही पूछ रहा है कि ये कितने समय में होगा। तो 100 से बढ़ करके 40 रुपये हो रही है, तो ब्याज कितना होना चाहिए, ब्याज 40 रुपया मिलना चाहिए, तभी तो ये बढ़ करके जो है वो 140 हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से कि हमारा जो मूलधन है वो 100 रुपये है। कितना है, 100 रुपया है। और इस पर हमें 40 रुपये का ब्याज चाहिए। परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट वार्षिक ब्याज लग रहा है, तो इस पर 5% का वार्षिक ब्याज दर लग रहा है। और ये कितने समय में हो रहा है, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको मैंने मान लिया कि टी है। और आपको अच्छे से पता है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो मूलधन गुणते दर, मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा में 100। और वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा। साधारण ब्याज कितना हुआ, 40 रुपये, मूलधन 100 रुपये, 5% का ब्याज लगा, समय निकालना है टी, यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसको यहाँ से सॉल्व करिए। 100 से ये 100 कटा, 5 को इधर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40/5 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 8। मतलब कि टी का मान कितना आ गया, 8 वर्ष। अर्थात 8 वर्ष में कोई भी जो मूलधन है वो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़े तो वो जो है वो 40% तक बढ़ जाएगा। और 8 वर्ष दिया है ऑप्शन सी में, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल हमारा सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर दो घन दिए गए हैं जिनका वॉल्यूम दिया गया है और इसके सतह का अनुपात क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इसको भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया गया है दोनों का। पहले वाले का कितना वॉल्यूम है, तो पहले वाले का 8, दूसरे वाले का कितना है, तो दूसरे वाले का 27 दिया गया है। और आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई घन की भुजा ए है
तो उसका आयतन कितना होता है, तो उसका आयतन होता है ए क्यूब। कितना होता है, ए क्यूब। अर्थात इसका आयतन ए क्यूब है तो उसकी भुजा क्या हो जाएगी, तो उसकी भुजा जो है वो ए होने वाली है। तो यहाँ से देखिए इसका आयतन दिया हुआ है 8। कितना है, 8। तो इसकी भुजा अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो इसका हम लोग घनमूल निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का घनमूल निकाल देंगे। इसका भी घनमूल निकाल देंगे तो ये जो है वो 27 का घनमूल निकाल देंगे। 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है। 27 का घनमूल क्या होता है, 3 होता है। मतलब कि हमें यहाँ पर भुजाएँ मिल गई किस अनुपात में, 2 और 3 के अनुपात में। और ये कह रहा है कि सतह का क्षेत्रफल बताइए। तो सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अगर भुजा ए है किसी भी घन का तो उसका सतह का क्षेत्रफल होता है 6a²। मतलब a² गुणित 6 होता है। क्या होता है, a² गुणित 6। तो यहाँ से हम लोग इसका सतह निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकालिए 6 गुणता a² करिए, a का मान 2 है तो 2 दूना के 4 अनुपात ए। यहाँ से निकालिए 6 करिए, ए का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग करिए कितना हुआ 9। इसका अनुपात निकालना है तो काटिए इसको, 6 से 6 कटा, 4 से कोई नहीं कटने वाला है तो 4 अनुपात क्या हो गया 9। अर्थात ये जो घन हैं इनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या आने वाला है, 4 अनुपात 9। और 4 अनुपात 9 दिया है ऑप्शन बी में, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर ये जो समीकरण दिया गया है इसमें x बराबर 3 और y का मान -2 रखें तो इसमें p का मान क्या निकल कर के आएगा, वो हमसे पूछ रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान सा काम है। इस समीकरण में x और y का दोनों का मान रख दीजिए, आंसर निकल कर के आ जाएगा। रखते हैं मान, x का मान 3 रखना है तो x का मान 3 रखिए। यहाँ पर y का मान कितना रखना है, -2। तो मान रखिए x का मान 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 का p हो जाएगा। माइनस ये भी है और माइनस ये भी है तो ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 दूना के 6 और y का मान तो हम लोग -2 रख दिए हैं, बराबर में कितना हुआ 12। यहाँ पर 6 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 12 p बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो p का मान क्या होगा, 6/12 बराबर में 1/2। मतलब कि p हमारा कितना निकल करके आ गया, 1/2। और 1/2 कहाँ दिया हुआ है, तो 1/2 है, 1/2 दिया है ऑप्शन सी में। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया गया है इसका गुणनखंड क्या होगा, हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया है, इसका गुणनखंड बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर दिया गया है y² माइनस का 7y प्लस का 12 और इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन से भी बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखिए y का मल्टीपल दिया है क्या, 7 दिया हुआ है। कितना है, -7 दिया हुआ है, -7 है। -7 कहाँ से मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा 3 और 4 से। कहाँ से मिलेगा, 3 और 4 से। 3 और 4 सभी ऑप्शन में दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस है। अगर -7 हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो -3 भी चाहिए और -4 भी चाहिए, तभी तो हमें -7 मिलेगा। -3 और -4 कहाँ पर दिया हुआ है, तो -3 और -4 कहीं पर नहीं दिया गया है। मतलब कि ये तीनों ऑप्शन में से तो कोई नहीं सही है। अगर इसमें से कोई नहीं सही है तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी इसका आप कैलकुलेशन करके एक बार देख लीजिए कि क्या आंसर जो है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो -7x है इसको 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा ताकि गुणा करने के बाद 12 मिले और जोड़ने के बाद 7 मिले। तो इसको तोड़िए तो ये क्या हो जाएगा, -3y और -4y, तभी तो 7y हो, अरे 4y होगा, -7y। तो यहाँ से इसको करिए, क्या हो जाएगा y² -3y -4y प्लस का 12। यहाँ से कामन लीजिए, यहाँ से y कामन हो जाएगा तो y कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा y -3। यहाँ से माइनस कामन ले लेंगे और क्या लेंगे कामन, यहाँ से 4 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा y, और माइनस कामन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये 3 नहीं 4 नहीं, ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए y -3 यहाँ पर भी है और y -3 पर यहाँ पर भी है, तो यहाँ से भी हम लोग कामन ले सकते हैं। तो y -3 कामन लीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा और फिर क्या बचेगा -4। अर्थात हमारा जो गुणनखंड इसका निकल करके आएगा ये आएगा -3 इंटू y -3 इंटू y -4 निकल करके आएगा। और y -3 और y -4 कहीं पर नहीं दिया गया है,
इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आई थिंक लगभग अभी 50 क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ऐड करने के बाद वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है जिससे कि अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। तो बाकी के क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।